नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका सर से स्वागत है। आज हम 12 नवंबर 2020 के जो जियोग्राफी का अपना नेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें ये बताए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया था। ये सीमा किस प्रकार की है, यह प्रश्न पूछा था। तो इसका आंसर है सांस्कृतिक। और ये यूजीसी ने इसका आंसर और एक दिया था अनुवर्ती। ये दोनों आंसर उन्होंने फाइनल आंसर की में दिए थे। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्या बोला था कि राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैकिंडर राजनीतिक भूगोल से संबंध है। आई बोमेन का भी है, रिटजेल का भी है। इसमें आंसर क्या नहीं है? जॉनस्टन। इसका आंसर होगा थर्ड बी। 13वां क्वेश्चन, समुद्री जल के गर्म होने की प्रक्रिया को पहचाने। सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण, इससे समुद्र जल गर्म होता है। गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, इससे भी होता है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, ये नहीं है। समुद्र नियमों का उल्लंघन भी नहीं है। तो इसका आंसर ए और बी किसमें है? थर्ड। इसका आंसर होगा तीसरा। 14वां क्वेश्चन, जापान में परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है? तो जापान में परिवार रजिस्टर ये है कोसेकी के नाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन, इसमें वर्षन के प्रकार दिए हुए हैं और लगभग इसमें आकार दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि कुहासा का क्या है? कुहासा का 0.005 ते 0.05 मिमी, म्हणजे ए का थर्ड से, बी का फोर्थ 1 मिमी ते 20 मिमी। कच्चे ओले है 2-5 मिमी के। और हिमवर्षा होती है हिमवर्षा 2 नंबर पे 0.5 से 5 मिमी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। फिर हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण पे दिया गया है। दोनों कथन ही दिए गए। ऑक्सीजन के उपभोग में 1860 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हुई, ये सही है। पहला सही है। ब्राजील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक सालाना ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। कथन एक सही है किंतु कथन आर सही नहीं है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथनों को उच्चतादर्शी वर्क हिप्सोमेट्रिक कर्वे के संदर्भ में पढ़ें। तो हम देख सकते हैं यह अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल ऊंचाई संबंध दर्शाता है। ऊंचाई संबंध दर्शाता है, यह सही है। एक उत्तल वक्र कॉन्वेक्स कर्व दर्शाता है कि अधिकांश अपवाह क्षेत्र अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाई होते हैं, ये गलत है। एक अवतल वक्र भूस्खलन, मृदा सर्पण आदि जैसी विस्तृत पहाड़ी ढाल प्रक्रिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है, ये भी गलत है। किसी अपवाह द्रोण के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है उच्चतादर्शी समाकलन ऊंचाई की गणना करना, ये सही है। इसका आंसर होगा थर्ड। ए और डी सही है। 18वां क्वेश्चन, इसमें हम देख सकते हैं कि समुद्र जल में नमक की मात्रा दी है और उसकी मात्रा, जल की मात्रा। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 27.213% है।
फर्स्ट का दूसरा इसमें कौन सा है? दोनों है, 1 और 2 में दिया गया है। तो इसका हम मैग्नीशियम क्लोराइड देखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है? 3.807। तो इसका भी एक है, इसका भी एक है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 1.658% है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कैल्शियम सल्फेट होगा 1.260। इसका आंसर होगा ये। हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। इसमें स्थल आकृति और आच्छादन दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे मोनोर्णक किसकी आकृति है? मोनोर्णक की आकृति है नदी की। नदी से मोनोर्णक तैयार होता है। अंधघाटी भौमजल ग्रमलिन होती है हिमनस्य और पवन ड्रैकेंस। तो इसका आंसर होगा ये 20वां क्वेश्चन। इसमें किताब का नाम दिया गया है और उसमें लेखक बताया गया है किसकी किताब कौन सी है। तो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी यह किताब है E.P. ओडम की। इंडियन वाटर बेल की यह किताब है K.L. राव की। और जियोलॉजी ऑफ इंडिया है D.N. वाइडियाकियन। ग्रेम एंड अर्थक्वेक यह किताबें H.K. गुप्ता की। तो इसका आंसर होगा 2। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा एक पौधों की जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी के अवशोषण से संबंधित है? इसका आंसर होगा रसाकर्षण, ऑस्मोसिस। 22 क्वेश्चन। भू अभिनीति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था। इसको नाम दिया था कोबर ने क्रेटोजन। ये 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? द नोडल क्षेत्र का उदाहरण होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों का निरूपण किसने किया है? स्थानिक अर्थव्यवस्था के 4, तो ये किया गया है जॉन फ्राइडमैन ने। तो इसका आंसर केवल ए होगा। 25वां क्वेश्चन हम देखेंगे 2x5 क्वेश्चन। निम्नलिखित मानचित्रों में कौन से मानचित्र एक ही समय में औसत ढाल और अपेक्षित भू आकृति दर्शाते हैं? तो इसका आंसर होगा टेपोग्राफिक मानचित्र। 26 2 कथन दिए और 1 और 2 तर्क दिया गया है। तो जल के बाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। यह सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप आवश्यक नहीं, ये ताप आवश्यक होता है। तो ये गलत है, इसमें नहीं बताया गया है। तो इसका आंसर होगा ये सही है और आर सही नहीं है। तो सी। 27 निम्नलिखित अक्षांशों में कौन से एक पर उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में न अधिकता और न ही कमी है? तो उत्तरी गोलार्ध का ऊष्मा बजट है न अधिकता और न कमी है। तो इसका आंसर होगा 3 38° नॉर्थ। 28 इसमें सूची दी गई है। तो मोरेन्स किससे बनते हैं? तो मोरेन्स बनते हैं हिमनद से। गाशिल्ट बनता है नदी से। लोएस तो आपको पता ही सबको कि पवन। ड्रिपस्टोन होता है भौमजल। तो इसका सही आंसर है 1। 29वां क्वेश्चन। उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है? इसमें क्या बताया गया है कि अपने को सही नहीं है। तो गलत आंसर क्या है, वो गलत ऑप्शन क्या है वो पता करना है। तो इसने विश्व अर्थव्यवस्था के स्थानिक समाकलन को प्रोत्साहित दिया, ये सही है।
व्यापार के सरलीकरण में डिजिटल तकनीक की भूमिका अधिकाधिक महत्वपूर्ण बन गई है। ये भी सही है। क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पतन की ओर है, ये गलत है। और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता परिवहन प्रणाली के साथ साथ व्यापार के सरलीकरण रूपरेखा पर आत्मनिर्भर करती है। ये सही है, तो इसका आंसर गलत है, 3 होगा, 3rd होगा। 30वां क्वेश्चन, ये तर्क, अभिकथन और तर्क पे दिया गया है। तो अभिकथन ये उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है, क्योंकि एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो ये सही है। तर्ककार दिया गया है 1970 के दशक से जारी वैश्विक स्थल समय के अभिसरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर परिमाण व दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या है। 31, ये भी अभिकथन ए और तर्क पे दिया हुआ है। तो अभिकथन एल्यूशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है, सही है। और अपसरण पट्टिका उफान ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है, ये तर्क भी सही है। तो इसका आंसर होगा ये और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। 32, ये भी अभिकथन और तर्क पर दिया हुआ है। तो अभिकथन ये भूमि क्षमता उपागम वह है कि जहाँ उत्पादन की विभिन्न कृषि व वानिकी प्रणाली के अंतर्गत भूक्षरण के प्रति उसकी सुग्राहिता के अनुसार भूमि को श्रेणीगत करता था। तो ये सही है। तर्क देखेंगे हम आर, उत्पादन का अत्यधिक मांगजन्य प्रणाली का उत्तम भूमि पर संकेंद्रण होता है और व्यापक रूप से बंजर भूमि रह जाती है, ये सही है, पर इसकी ये व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2। 33, रिमलैंड सिद्धांत को एच.जे. स्पाइकमैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो हम देखते कि रिमलैंड सिद्धांत ये 1944 में प्रकाशित किया गया था, पर इसका प्रस्तुत किया गया था 1942 में। इसका आंसर 2 होगा। 34, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 पूर्ण स्पष्ट दौर है। दूसरा दौर जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा, किस दौर के दौरान बना रहा? तो इसका आंसर होगा 1970 और 90 में, 3rd आंसर। 35, निम्नलिखित में से कौन सा कूट नीचे दिए गए आरेख में विभिन्न स्थानिक लागत राजस्व स्थिति में लाभप्रदता की इष्टतम अवस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी। अब पहाड़ी दर्रे और राज्य द्वीय है, कौन से पहाड़ी में कौन सा दर्रा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो बनिहाल दर्रा ये आता है हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा कहाँ आता है? बनिहाल दर्रा आता है, रॉन्ग है। बनिहाल दर्रा कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में। और फिर बारालाचा दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश में। और जेपला दर्रा आता है सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा आता है उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा 4। 37, अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। तो इसमें हम अभिकथन वैश्वीकरण भारत के विकसित अविकसित राज्यों के बीच असमानता को बढ़ाने में परिणत हुआ है, ये सही है। संगठित क्षेत्र शुद्ध घरेलू उत्पाद का 63% प्रदान करता है, लेकिन कार्य क्षमता का 93% रोजगार प्रदान करता है, ये गलत है। इसका आंसर 3rd होगा, ये सही है, परंतु आर सही नहीं है। 38, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने बहुत बार पूछा है। वह अरब विद्वान कौन था जिसने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया? टॉलमी की पुस्तक में किसने सुधार किया था? अल-इदरिसी ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया था। 39,
लेखक का नाम और पुस्तक दिया हुआ है। तो इसमें ये ऊबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वो भी 1909 में लिखी थी। तो ये का फोर्थ कौन सा है? यहाँ पे फोर्थ आंसर है। E.M. हूवर ने कौन सी बुक लिखी थी? द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड। और ये पीरियड ने बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशन फॉर ए जियोग्राफिक एंड डायनेमिक थ्योरी, D.M. स्मिथ ने इंडस्ट्रियल लोकेशन इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस। 40 रिया। रिया, ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने 2-3 बार पूछा है। रिया की आकृति कैसी होती है? निमज्जित, उच्च भूमि तट, ये आंसर है इसका। अब 41 स्वांगीकरण क्षेत्र और डिस्कार्ड क्षेत्र, ये पद निम्नलिखित के परिसीमन से संबंधित है। तो इसका शेयर का CBD, ये इसका आंसर है। 42 नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 और 2। तो कथन 1 क्या बताता है कि सतत पूंज मास के किसी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती और न ही समाप्त की जाती है। कथन 1 सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय नहीं है, ये गलत है, एक दिशीय होता है। इसका आंसर थर्ड होगा। 43 निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों से भिन्न है? रीति के आधार दूसरों से भिन्न कौन सी होती है? इसमें रैपिड नहीं, कोस्टर, ड्यूबस्टोन है आंसर इसका। 44 निम्नलिखित में से कौन से कथन सुदूरोत्तर काल पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में सही है? तो कृषि में सार्वजनिक और सामान्य निवेश में बंदी, ये सही है। खेत का घटता आकार, ये भी सही है। और नई प्रौद्योगिकी के विकास में विफलता, ये भी सही है। क्रमिक भूमि सुधार, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा 4। 45 निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? इसमें क्या बताया हुआ है कि सही नहीं है? हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के न होने की सुनिश्चित की, ये गलत है। हरित क्रांति ने चयनित फसलों में उत्पादन वृद्धि निश्चित की, ये सही है। हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की, ये भी सही है। हरित क्रांति ने खेतों में मशीनीकरण को सुनिश्चित किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए गलत है, केवल ए। 46 ढाल प्रतिस्थापन का प्रतिपादन किसने किया था? ढाल प्रतिस्थापन, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ये पेंक ने। ढाल प्रतिस्थापन, ढाल पतन बोले तो WM डेविस। 47 अभिकथन और कारण, लेटराइट मृदा का निर्माण उस स्थिति में होता है जब उच्च तापमान और अच्छी बारिश हो, क्रम से आर्द्र और शुष्क समयावधि आती है। तो उसका ये अभिकथन दिया है, ये अभिकथन सही है। तर्क, लेटराइट मृदा काफ़ी फूल जाती और वर्षा ऋतु में गीली होने के बाद छिलछिली हो जाती और स्वतः जूती हुई के रूप में भी जानी जाती, ये गलत है। इसका आंसर होगा थर्ड, ये सही है परंतु आर सही नहीं है। 48 फसल संयोजन के बारे में व्यूअर की पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने दिए व्यूअर के कथन दिए हुए, उन्होंने दिए गए क्षेत्र में उपक्रमों में सापेक्षिक महत्व के साधारण निरीक्षण से बेहतर विश्लेषण पद्धति प्रस्तावित की, ये सही है। उन्होंने इस धारणा में समय का आयाम जोड़ा कि पिछली शताब्दी के दौरान ब्रिटेन की सर्वोत्तम और सबसे खराब कृषि भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ, ये गलत है। उन्होंने उन उपक्रमों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जिन्होंने वास्तविक और सैद्धांतिक उपक्रमों के संयोजन में अंतर को न्यूनतम किया, ये सही है।
और उन्होंने उपज के एक मापन को अपनाया जिसको अच्छे प्रबंधन के अंतर्गत एक एकड़ के औसत अच्छे कृषि खेत के संभाव्य उत्पादन के रूप में परिभाषित किया। ये गलत है, इसका आंसर होगा डी, ए और सी सही है। 49 ये क्वेश्चन है कि एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री और द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यह पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक होंगी फ्रेडरिक रेचल, आंसर दो होगा 50। ये कथन और कारण का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी कथन 1, वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। यह भी कथन सही है। और इसमें हम अब तर्क देखेंगे। वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहन देता है जो सभी देशों की जीवन शैलियों और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकता। ये तर्क भी सही है। इसका आंसर होगा 2, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आज हमने यूजीसी नेट 12 नवंबर 2020 के 50 क्वेश्चन देखे। आगे के 50 क्वेश्चन हम दूसरे